state government. I have also told you about 3 levels of government. Can any one of you stand up and tell me about the 3 levels of government? Who will? You only. And how many more? Raise your hands. Very few hands? Why very few hands in the class? You all were present to study or not? आप सभी लोग कल आए थे? Yes, sir. मैंने आपको भारतीय संघ में सरकार के 3 स्तरों के बारे में बतलाया था। ठीक है, आप लोग हाथ नीचे कीजिए। हाँ बेटा, आप बतलाइए। बहुत अच्छे। We have government at 3 levels: central government, state government, and local government. Yesterday we had discussed about the need of the levels of government. Today we are going to study about the functions of state government, how state government is formed, how it runs, who are the people who form the state government, how state government is elected, who is the head of the state government. So before we start the functions of state government, I would like to tell you about the organs of the government. Had I told you yesterday? So it is very much clear the organs of the government are legislature. Legislature which make laws. Legislature which make laws. And executive. Executive who execute laws. And judiciary who checks that laws have been made according to constitution or not, or laws have been executed properly or लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में हम विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। और एग्जीक्यूटिव, जिसको हिंदी में हम कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून को लागू करना, देश की शासन व्यवस्था को चलाना। और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम होता है यह देखना कि कानून संविधान के अनुसार बनाया गया है कि नहीं, और जो कानून बना है उसे सही से लागू हुआ है, किया गया है कि नहीं। अगर सही से लागू नहीं किया गया है तो वह सरकार से, एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी क्वेश्चन पूछती है। जुडिशियरी को यह पावर भी है कि अगर कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया, अगर कोई कानून का फॉर्मेशन, किसी लॉ का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, तो जुडिशियरी उस कानून को निरस्त कर सकती है, जुडिशियरी उस कानून को समाप्त कर सकती है ना। तो हमने ये देख लिया कि सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र के 3 ऑर्गन्स हैं, हमारे सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं। हमारी सरकार कैसी सरकार है भारत में? डेमोक्रेटिक। भारत में डेमोक्रेटिक सरकार है ना बच्चों? Yes, sir. सारे बच्चों बोलो, भारत में कैसी सरकार है? डेमोक्रेटिक। बहुत अच्छे। We have democratic government in our country. अच्छा बच्चों, आपको याद है कि एक दिन मैंने आपको बतलाया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में? Yes, sir. तो हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और बच्चों, विश्व के कौन से देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? किसी को याद है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल डायरेक्टली टेक पार्ट in each and every decision and also in the selection of head of the government.
Okay, their elections took place within a very short span of time. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शंस बहुत ही कम समय में हो जाते हैं और जनता उसमें डायरेक्ट भाग लेती है। हमारे डेमोक्रेसी का एक प्रकार और है और वह प्रकार है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों, इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट सरकार के किसी भी वर्क में, डायरेक्ट सरकार के किसी भी डिसीजन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारे बदले में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हमने चुना है। अगर हम बात करें यूनियन लेजिस्लेचर की, तो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है बेटा पार्लियामेंट, और इंडियन पार्लियामेंट को कहा जाता है संसद। हमारे संसद का एक हाउस है लोकसभा। बेटा लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 545। वैसे संविधान के अनुसार भारतीय लोकसभा में अधिकतम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, और अभी हमारी जनसंख्या के आधार पे हमारे लोकसभा में 545 यानी 545 मेंबर्स हैं। फिर हमारे संसद का एक दूसरा हाउस है राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स है बच्चों? 245। अब मेरा कहना ये है बच्चों कि लोकसभा में जब कोई फैसला होता है, कोई कानून देश के लिए बनता है, तो क्या हम भारत के 140 करोड़ जनता उसमें भाग लेने जाते हैं? तो कौन भाग लेते हैं? हमारे चुने गए प्रतिनिधि। और लोकसभा के लिए जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? आप बच्चों को पता है कि आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है? क्या नाम है आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का? कोई बताओ, आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है? आखिर भारत की सारी जनता किसी न किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आती है कि नहीं? आप भी किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो आप किसी वार्ड के अंतर्गत आते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो, और शहर में भी रहते हैं तो किसी वार्ड के अंतर्गत आते हैं। गांव में रहते हैं तो फिर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, और शहर में रहते हैं तो नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद या नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों ही लोकल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। उसके बाद आप विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। आप में से जो बच्चे महुआ के आसपास के हैं वो महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। उनका लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ महुआ। अगर विधानसभा को हम इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। आपके विधायक हैं डॉक्टर मुकेश रोशन। डॉक्टर मुकेश रोशन दांत के डॉक्टर हैं, है ना? इज डॉक्टर ऑफ आवर टीथ, ही इज अ डेंटिस्ट। और आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा लगभग बच्चों का, कुछ बच्चों का अलग भी हो सकता है। जो पातेपुर तरफ के बच्चे होंगे, टरिया, सुपौल, ताजपुर तरफ के बच्चे होंगे, उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा उजियारपुर। क्योंकि जो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र है, जो पातेपुर लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में है, जिसके एमपी हैं हमारे भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम डिपार्टमेंट मिस्टर नित्यानंद राय। और आप हैं हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आप आते हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी निवासी होंगे वो हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आते हैं। और हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी कौन है? पशुपति कुमार पारस। बहुत अच्छे।
और आप सारे बच्चों को जानकारी नहीं है। क्या आप सारे बच्चे अपने ब्लॉक के बारे में जानते हैं कि आपका घर किस ब्लॉक में पड़ता है, आपका घर किस अनुमंडल में पड़ता है? देखिए बच्चों, पॉलिटिकल डिविजन्स को समझिए। आप सबसे पहले इंडिया के निवासी हैं, ये आपके देश का नाम है, और फिर उसके बाद आप बिहार स्टेट के निवासी हैं, ठीक है। उसके बाद आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, उसके बाद आप महुआ सब डिवीजन के निवासी हैं, उसके बाद कुछ बच्चे जंदाहा ब्लॉक के होंगे, जिनका घर बहसी वगैरह होगा वो जंदाहा ब्लॉक के होंगे, कुछ बच्चे महुआ ब्लॉक के होंगे, जिनका घर कठारा तरफ होगा वो बच्चे चेहरा कला ब्लॉक के होंगे, जिनका घर आपको इधर भगवानपुर तरफ होगा वो गुरौल ब्लॉक के होंगे। इसके बाद आपका ब्लॉक आता है और इसके बाद आपका ग्राम पंचायत आता है, इसके बाद आपका विलेज आता है और इसके बाद आपका वार्ड आता है। ये पॉलिटिकल डिवीजन है बेटा, और ये सारे आपको याद होने चाहिए। आपका वार्ड नंबर आपको याद होना चाहिए, आपके गांव का नाम आपको याद होना चाहिए, आपके ग्राम पंचायत का नाम आपको याद होना चाहिए, आपके ब्लॉक का नाम आपको याद होना चाहिए, सब डिवीजन आपको याद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए, राज्य याद होना चाहिए और देश याद होना चाहिए। आप क्लास 7 के स्टूडेंट है, एज स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 you should know these things, you must know these things, okay? तो हम आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा में जो हमारे द्वारा चुने गए, we have elected 545 members for Lok Sabha, and we do not elect the members of Rajya Sabha. The members of Rajya Sabha are being elected by the members of state legislative assemblies. पूरे भारत के जितने राज्य हैं, हर एक राज्य में विधानसभा होता है, वही विधानसभा जो है चुनती है राज्यसभा के मेंबर्स। कानून बनाने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स शामिल होते हैं। कोई बिल, कोई विधेयक सबसे पहले या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में। लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में पास होने के लिए जाएगा, राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा में पास होने के लिए जाएगा, और इसके बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी राष्ट्रपति के कंसेंट मिलने के बाद वो बिल क्या